नमस्कार। मैं उमार अमन सेमवाल एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। और टॉपिक यह है, यानी विषय वस्तु यह है कि हमारे देश भारत का नाम भारत कैसे हुआ, अर्थात भारतवर्ष का नामकरण किस आधार पे हुआ। तो हम लोग जानते ही हैं, अमूमन हम लोग एक पौराणिक कथा को लेकर चलते हैं कि चंद्रवंशी महाराज दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के गर्भ से जो पराक्रमी पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम भरत था, कालांतर में उनके नाम से ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। यही कहानी आम जनमानस हम जानते हैं। और बात भी सही है, कुरुदेश चंद्रवंशियों का देश था, जो आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास फैला हुआ था, और हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। तो ये कथा तो पुराणों की है। अब पहले मैं इस विषय वस्तु पे आता हूं कि वास्तव में भारतवर्ष कितना फैला हुआ था। बृहद भारत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है। और जब हम लोग देखते होंगे पूजा होती है तो हमारे पंडित जी लोग संकल्प पढ़ते हैं, और संकल्प में ये आता है कि जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे, फिर आर्यावर्त का वर्णन आता है, या जो लोग दक्षिणावर्त में रहते हैं तो दक्षिणावर्त का वर्णन आता है। इस प्रकार से वस्तुतः डॉक्टर एल वासम ने अपनी पुस्तक ए वंडर दैट इज इन इंडिया, यानी अद्भुत भारत में टिप्पणी की है, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो प्राचीन भारत पे। मैं तो कई बार उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, एल वासम की और फिर रोमिला थापर की पुस्तकें इतिहास पे मेरी मनपसंदा पुस्तकों में है। मैं उनको जरूर पढ़ता हूँ। तो ये लिखा है डॉक्टर एल वासम ने कि मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर जितना भी भूभाग है उसको भारत कहा जाता है। और इधर ही जम्बूद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का आशय इसलिए कहा गया है कि वहां जामुन के बहुत अधिक वृक्ष थे, बहुत अधिक फल होते थे, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम जम्बूद्वीप कहा गया। तो कालांतर में प्राचीन भारत में जो भारतवर्ष था, लगभग हिंदुकुश पर्वत से कामरूप आसाम तक, और कुछ इंडो चाइना के आसपास के जो देश हैं, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत थे। सिहेली द्वीप था श्रीलंका का, और भी जो छोटे छोटे टापुनुमा देश, ये सभी भारतवर्ष के अंतर्गत थे। कतिपय लोग तो बड़े आश्चर्य वाली बात कहते हैं, वो पश्चिम एशिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया का कोई ठीक ठीक प्रमाण इतिहासकार नहीं बता पाए। लेकिन ये लगभग लगभग सर्वमान्य है कि हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में, और हम ये कहेंगे म्यांमार तक, तो हिंदुस्तान फैला हुआ ही था, भारतवर्ष था ही, और सुदूर सिहेली द्वीप तक ये भारतवर्ष, प्राचीन भारत का बृहद रूप था। अब पौराणिक कथा राजा भरत की मैं चर्चा कर चुका हूं। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र प्रतापी राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन है इसका, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। अब थोड़ा इतिहास पे आते हैं, इतिहासकारों के क्या मत है। मेरे पास ये किताब है भी, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की, कभी मैंने एमए के दौरान पढ़ी थी, प्राचीन भारत का इतिहास जैसे है,
और डॉक्टर विश्वदानंद पाठक की पुस्तक भी है, डॉक्टर राजबली पांडे की पुस्तक भी मैंने पढ़ी, ए.एल. वाशम का अद्भुत भारत, ए वंडर दैट इज इन इंडिया, वो भी पढ़ी। रोमिला थापर की प्राचीन भारत की मैंने लगभग 4-5 किताबें पढ़ी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक पे हैं उनके। पर मैं मूलतः जो वर्णन कर रहा हूँ वो डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1 से कर रहा हूँ। और डॉक्टर पांडे लिखते हैं कि आर्यों की बहुत सारी शाखाएं जिन्होंने मध्य एशिया से भारत की ओर प्रवेश किया, उनकी प्रारंभिक बस्तियां सिंधु सप्त सेंधा प्रदेश के आसपास थी। बस ये सप्त सेंधा प्रदेश यानी सिंधु, झेलम, चिनाव, रवि, ब्यास जो ये नदियां हैं, वो श्लोक भी आता है, इमम में गंगे यमुने सरस्वती सतुद्री परशुराम सिक्राम और विदय विपस्तया शार्ज के श्लोयाश, तो में हमने इस श्लोक को भी पढ़ा होगा। तो ये सप्त सेंधा प्रदेश था जो जहां प्रारंभिक यानी ऋग्वेद कालीन आर्य जो है की संस्कृति पली बढ़ी। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया गया है, समय जो निर्धारण किया इतिहासकारों ने 1500 BC से 1000 BC तक, और उत्तर वेद का जो यानी जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए, उसका टाइम पीरियड जो इतिहासकारों ने फिक्स किया है वो 1000 BC से 600 BC तक, ये वैदिक पीरियड माना जाता है। और बल्कि 1500 BC भी नहीं, बल्कि 1700 BC से 1000 BC तक जो है लगभग ऋग्वेद का काल माना जाता है। इस वैदिक पीरियड के लगभग ये 1200 वर्ष का जो ये समय है, इतिहासकारों ने यह माना है कि आर्य जो है कई छोटे छोटे कबीलों में उन्होंने भारत में प्रवेश किया, और प्रारंभ में उन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता, उसको तहस नहस किया, और तब जाके वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो यद्यपि खैर प्राचीन भारत एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इतिहासकारों में इसमें बहुत मतभेद है। वैदिक काल को में ग्रामीण सभ्यता का वर्णन आता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी का जो काल था वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये बड़े कुतर्क वाली बात हो जाएगी कि एक नगरीय सभ्यता जो विकसित सभ्यता थी उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता आई। इतिहासकार इस पर भी मतभेद है, और कई इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो है सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन खास अंग्रेज इतिहासकारों ने और खासकर जो वामपंथी इतिहासकार है उनका कहना यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पहले की है। तो खैर ये प्रश्न भविष्य के इतिहासकारों के लिए है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा जो टॉपिक है आज चर्चा का वो ये है कि भारत देश का नाम भारत कैसे हुआ। पौराणिक कथा में मैं चर्चा कर चुका हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जब आर्यों की शुरू की बस्तियां सप्त सेंधा प्रदेश के आसपास बसी, तो उसमें एक प्रमुख कबीला था जिसका नाम भरत कबीला था, और उसके साथ साथ अन्य 8-10 कबीले छोटे छोटे और थे। अब स्थिति ये हुई कि भरत कबीले के पहले पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भरत कबीले के राजा सुदास और उसके पुत्र दियोदास, इनके नाम आते हैं, सुदास और दियोदास के साथ कुछ विश्वामित्र की अनबन हो गई, और उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहितचार्य के पद से हटा दिया और नया पुरोहित जो है वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। अब जब वशिष्ठ भरत कबीले के पुरोहित हुए तो इससे विश्वामित्र जो है बड़े आहत हुए, और उन्होंने आसपास के 10 राजाओं का एक संघ बनाया, और इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है ये 10 राज्य युद्ध। तो 10 राजाओं का एक संघ बना और उन्होंने भरत कबीले के साथ युद्ध कर दिया। अब क्या हुआ कि भरत कबीला उस युद्ध में भी विजय हुआ। 10 राज्य युद्ध में भरत कबीला विजय हो गया और उसने अन्य सारे कबीले अपने कबीले में मिला दी। वो भरत कबीला बड़ा हो गया। तो ये जो युद्ध है ये जो है वो
पंजाब में परसुनी, परसुनी यानी रावी नदी के तट के आसपास लड़ा गया और इसमें भरत कबीला विजय रहा। राजा सुदास और दियोदास विजय रहे। कालांतर में भरत कबीले का विस्तार पूरे आर्यावर्त में नहीं, उत्तर भारत में हो गया। तो स्टार्टिंग में तो भरत कबीला उत्तर भारत में ही फैला, तो उसको आर्यावर्त कहा जाने लगा। और उसके बाद जब आर्यों ने दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया, सिहली द्वीप तक पहुंच गए और पूरे उनकी भारत की सभ्यता, आर्य सभ्यता जो है कामरूप म्यांमार तक और इधर पश्चिम में हम ये कहेंगे कि सुदूर गुजरात महाराष्ट्र जो आधुनिक हैं और सुदूर द्रविड़ देश तक जब सब पहुंच गई तो लगभग ये कार्यकाल 500-700 हजार वर्ष तक ये आर्यों का जो विस्तार का कार्यकाल है ये चलता रहा। उन्होंने बड़े बड़े जंगल साफ किए, बड़ी नई नई बस्तियां बनाई। बाद में वो हिमालय की ओर आ गए और हिमालय में ही उनके सारे देवी देवताओं का वास माना गया आर्यों का। तो कालांतर में उस भरत कबीले के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, ये इतिहासकार कहते हैं। मैं इस समय सनातन की दृष्टि से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैंने पहली कथा सुना दी है कि सनातन में भारत को भारत देश क्यों कहा गया। मैं इतिहासकारों के अनुसार कह रहा हूं कि इतिहासकारों का यह मानना है कि भरत कबीले के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो कालांतर में भारत देश बहुत विस्तृत था। अभी तो राजनीतिक घटनाएं कुछ ऐसी हुई, बाद में जब एक एक करके चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े कटते गए और आज हम देख रहे हैं कि जितना भारत प्राचीन समय में था लगभग उसका आधा रह चुका है, क्योंकि काफ़ी चीज स्वतंत्र देश भी बने हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी कई देशों में जो भारत के हिस्से रहे हैं वहाँ तक हम देख सकते हैं। और विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उत्तरे समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणा तदर्थम तदम भारता नामा भारती यत्र संतति, यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है उस देश को भारत कहते हैं और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भारतवासी कहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक कथा थी। भरत कबीले के अनुसार भारत देश का नाम पड़ना इतिहासकारों के अनुसार था। मैंने ये कथा एक इतिहास का एक तथ्य आपके बीच में रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और जिन लोगों को कुछ शंका है वो प्राचीन भारत का इतिहास जरूर देख लें। खासकर डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की पुस्तक ये पढ़ लें, अन्य पुस्तकों में भी है। तो ये कहानी, और इसी के साथ मैं ये अनुरोध करूंगा कि ऐसी ही राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास से, धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न विषय वस्तुओं पर मैं चर्चा करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप सब लोगों का यदि आशीर्वाद होगा तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस प्रकार की सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित, राजनीतिक इतिहास से संबंधित, लोक संस्कृति से संबंधित, शास्त्रीय संस्कृति से संबंधित विभिन्न जानकारी आप लोगों को तक मिलता रहे। इसी के साथ जय माँ भारती, जय भारतवर्ष, जय उत्तराखंड, जय हिमालय। धन्यवाद।